आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड जिसमें साइंस 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स और यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सम्मिलित होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के जो बिहार डीएलएड में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई वीडियो है, बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 300 लगभग प्रश्न भौतिक विज्ञान के बिहार डीएलएड में पूछा गया। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बिहार डीएलएड है, एग्जाम डेट अभी इसका आने वाला है और जो भरने का डेट था वो बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग सभी लोग फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी जम करके अपना मन दिल लगा करके तैयारी कीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। जो हमारा प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक होता है? तो खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट हमारा देखेंगे प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी 1000 में 10 का घात 3 होगा, तो भाग देंगे तो 10 का घात 3 घट जाएगा, तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होगा। देखिए हम यहाँ आप लोग को लिख कर दिखाते हैं कैसे होगा। जो हमारा 1 किलोमीटर होता है या 10 का घात 3 होता है, तो जब हम 10 के घात 15 में 3 से दे देंगे घात 10 के घात 3 से, तो हमारा घट के कितना आएगा? 10 का घात 12। ये हमारा किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक पारसेक बराबर होता है। जो पारसेक होता है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होगा। इसमें लिखा होगा, देखिएगा, जो हमारा एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको बोल सकते हैं 3.08 गुणे 10/16 मीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो आगे ना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के घात -12 सेकेंड। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 का घात -12 सेकेंड। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, एक जो किलो होता है, सेंटी होता है, हेक्टो होता है, गीगा होता है, मीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, नाइनो, सब पढ़े होंगे ना कक्षा 9 में। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा चार्ट को, जो कि भौतिक विज्ञान में दिया गया है, जो हमारा भारतीय भवन बुक होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के घात -3 बोलिए मीटर में, या 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारा होगा, जो हमारी संपूरक राशियाँ होती हैं 2 होती है। हमारी संपूरक राशियाँ कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन? तो पहला जो होता है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। और हमारा नेक्स्ट होता है घन कोण, घन कोण, घन कोण, या इसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण, या इसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण। तो जो हमारा ठोस कोण या घन कोण, हमारे संपूरक राशियाँ 2 होती हैं। तो ठोस कोण का स्टेरेडियन और समतल कोण का है रेडियन। नेक्स्ट हमारा है, एक बार बराबर होता है तो 10⁵ पास्कल। जो हमारा बार होता है वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है। नेक्स्ट हमारा है, एक न्यूटन बराबर होता है। एक न्यूटन बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। जो हमारा एक न्यूटन होता है, एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। हमारा डाइन क्या होता है? तो हमारा बल का सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है हमारा डाइन। बल का क्या मात्रक होता है? सीजीएस मात्रक होता है, एसआई होता है बल का, जो हमारा डाइन है। तो पूछता है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होगा। क्या होगा? डाइन। नेक्स्ट है हमारा, एक जूल बराबर होता है। जो हमारा जूल होता है यह कार्य का ऐसे मात्रक होता है। तो एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यही पूछता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। क्या होता है? तो देखिए हमारा जो एक जूल होता है 10⁻7 अर्ग, और एक जो हमारा डाइन होता है 10⁻5, एक न्यूटन जो होता है हमारा, एक न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य यानी W, जो हमारा कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? W। तो हमारे कार्य का मात्रक क्या होगा?
जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। या कोई भी आपको ऊर्जा अगर बोल दे, कोई भी आपको अगर ऊर्जा बोल दे तो उसका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो आपको जैसे स्थिर ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, तो उसका एसआई मात्रक होगा हमारा जूल। एक जूल बराबर एक और सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, जो कार्य होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ इंटू एस, जो हमारा कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो जो हमारा बल का एसआई मात्रक निकल करके आ जाएगा न्यूटन, और जो हमारा समय का मात्रक, सॉरी, विस्थापन का मात्रक होगा इसका मीटर, तो इसका एसआई मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। अगर एक और सूत्र पूछता है कि W बराबर, इस पर सवाल आता है कि W एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, जो हमारा बल कार्य का सूत्र होता है एक और, W बराबर एफ एस कोस थीटा। इस पर आपको सवाल पूछता है तो इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर के इस वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए और समझते रहिए और लिखते भी रहिए, क्योंकि लिखने से हमारी आधी चीज़ें याद हो जाती हैं 80%। तो आप लोग इसको लिखते जाइए जो जो प्रश्न हम बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? वेग। जो हमारा वेग होता है, देखिए वेग भी, जो हमारा वेग होता है, वेग ये जो होता है विस्थापन, विस्थापन s, और जो हमारा समय का अनुपात होता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। जो हमारा वेग होता है इसका ऐसे मतलब होता है विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बोल देंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे त्वरण। जो हमारा त्वरण यानी एक्सक्लेरेशन जो होता है, त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी। हम लोग आप इसको इस वीडियो में आप लोग को हम सूत्र लिखते जाएंगे, आप लोग को सूत्र याद करना है, क्योंकि सूत्र से हमें न्यूमेरिकल पकड़ाएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो जो हमारा त्वरण होता है वे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब भी दर बोले आप समय से भाग दीजिएगा। जैसे कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। क्योंकि जो P होता है, P जो होता है W/T, यानी जब भी समय से भाग दे दीजिएगा तो समय को दर बोल देता है। तो ये क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या है हमारा, अतः इसका ऐसा मतलब कैसे निकाल लीजिएगा? जो होता है देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जो इसका ऐसे मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो वेग था उसका ऐसे मतलब क्या था? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड था। तो इसमें वेग हो गया ऊपर परिवर्तन, तो मीटर हो गया, और नीचे उसका सेकेंड फिर इसका सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो जाएगा ना, तो इसलिए सेकेंड स्क्वायर हो जाता है इसका सही मात्रक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। जो एक एंगस्ट्रम पढ़ेंगे, एक एंगस्ट्रम बराबर, देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁵ मीटर। आपसे पूछ लेता है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो हमारी मीटर जो होता है किसको मापा जाता है? मीटर, तो लंबाई को। तो एंगस्ट्रम जो हमारा हुआ किसका इकाई हुआ? तो हमारा लंबाई का हुआ, यानी मीटर जो होता है, यानी एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁵ मीटर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोणीय वेग। क्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग? कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है। जो ओमेगा होता है θ/t, ओमेगा बराबर θ/t। जो थीटा यानी कोण होता है, इसका इसका मतलब क्या होता है? रेडियन। कोण का ऐसे मतलब क्या होता है? रेडियन। अपन में समय का ऐसे मतलब क्या होता है? तो सेकेंड। तो रेडियन प्रति सेकेंड हमारा कोणीय वेग का सूत्र होता है। कोणीय वेग का एक और सूत्र होता है, कोणीय वेग का एक और सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2πn। ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πn। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ओमेगा बराबर 2π। कई लोग वीडियो में बोल रहे हैं कि ये कलर सर चेंज कर दीजिए, लीजिए हम आपको कलर चेंज कर देते हैं। देखिए कलर हम रेड बना दिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है एक एंगस्ट्रम, तो वही बताए ना हम 10⁻10 मीटर ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण। मान लीजिए जब हम किस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु को कहाँ फेंकेंगे? ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो जो हमारा त्वरण होगा ऋणात्मक होगा। जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकेंगे तो जो हमारा ऋणात्मक होगा, एक्सक्लेरेशन होगा, हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आपका जो एक्सक्लेरेशन होगा यानी त्वरण होगा माइनस होगा, और जब उसको नीचे की ओर फेंकेंगे तो हमारा जो त्वरण होगा धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न?
1 केजी राशि का वजन होता है, तो 1 केजी राशि का जो वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो वायु में। एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होगा, वायु में होगा। एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होगा, वायु में। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, देखिए इसको हम समझाते हैं। बोला है कि किसी पिंड का द्रव्यमान यानी m और वेग का गुणनफल यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है यानी p। तो p बराबर mv, p बराबर क्या होता है, mv। तो ये नहीं बोलते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, क्या था हमारा, किसी न्यूटन का गति का नियम, तो जो हमारा गति का नियम है किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने। तो सबको याद होगा कि गति का नियम किसने दिया, न्यूटन साहब ने। कितना नियम दिया, तो 3 नियम दिया। फर्स्ट था जड़त्व का नियम, और दूसरे से हमारे नियम से पहले न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, या जब कोई वस्तु चल रही है सीधी रेखा में तो वह चलती ही रहेगी, जब तक से उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए। जो हमारा सेकेंड था न्यूटन गति का नियम, उसमें क्या था, हमें बल का व्यंजक मिला यानी सूत्र मिला, उससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था न्यूटन गति का नियम था तीसरा, एक्शन रिएक्शन ला। एक्शन रिएक्शन ला इसका मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया पर प्रतिक्रिया नियम। जब हम किसी वस्तु पर आगे की ओर बल लगाते हैं तो हमें पीछे की ओर ढकेलती है। जैसे मान लीजिए हम नाव पर आगे की ओर बल लगाए कूदने के लिए तो नाव हमारी पीछे जाती है, या हम अपना बंदूक, सैनिक लोग जब बंदूक छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली तो आगे की ओर गई लेकिन उनको धक्का किधर लगा, पीछे की ओर। तो ये होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया, जिससे नहीं होता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन होगा तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होगा तो एक्शन होगा। तो उसी तरह न्यूटन का गति का नियम याद कर लीजिएगा 3। आपको इस पर एग्जाम्पल पूछ लेता है कि कोई गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दी तो कौन सा नियम हुआ, या जब हम किसी कंबल को झाड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा गर्दा निकलता है, तो या अपनी स्वेटर निकालते हैं ठंडों के दिनों में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, प्रक्षेप पथ होता है परवलयाकार। हमारा जो प्रक्षेप पथ होता है कैसा होता है, परवलयाकार। देखिए हमारा जो प्रक्षेप पथ होता है, इधर यहाँ से दिखाते हैं आप लोग को, जो हमारा प्रक्षेप पथ होता है, प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार। कैसा होता है, परवलयाकार। जो हमारा प्रक्षेप पथ होता है, पढ़े ना क्या ना, ऐसा होता है। तो हमारा प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार। नेक्स्ट है रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तीसरा नियम पर। जो हमारा रॉकेट का जो रॉकेट का पलायन आधारित होता है वह न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान के बराबर होता है। तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण g है उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, g का मान अधिकतम तथा न्यूनतम कहाँ कहाँ होता है। तो जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी मान लीजिए पृथ्वी है उसके ध्रुव पर, हमारी पृथ्वी के सॉरी थोड़ा हिल गया, जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी होगी। तो जो इसका ध्रुव है, इसके ध्रुवों पर अधिकतम होगा जी का मान, और इसके भूमध्य रेखा पर भी जी का मान अधिकतम होगा। तो ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर इसका जी का मान जो होगा अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। किधर गया, यहाँ पर है, जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। तो देखिए ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, जी का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। और जब हम पृथ्वी के केंद्र में आ जाएंगे, जब हम पृथ्वी के केंद्र में आएंगे तो हमारा जो जी का मान होता है वह शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000
किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। जो हमारा भू स्थिर उपग्रह है उसका परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटा का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81 भाग। नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के स्वार्थिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन साहब ने ही दिया था। गैलीलियो गैलीली तो वह क्या था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन साहब ने, और जो इसका व्यंजक सूत्र मिलता है गैलीलियो गैलीली, वो क्या था कि दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, पृथ्वी के तल से ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा वह घटता जाता है। या ऊपर की ओर जाए पृथ्वी से या नीचे की ओर, जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। पृथ्वी तथा सौर मंडल के लिए हमारा जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पृथ्वी के लिए पलायन वेग, और सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 भाग होता है। देखिए इस पे सवाल पूछ लिया गया है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अगर 60 kg है तो हमारा जो चंद्रमा पर जाएगा इसका 1/6 भाग हो जाता है। तो हमारा कट के कितना बचेगा, बस 10 kg का होगा, वो 10 न्यूटन का होगा। तो यही पूछ लेता है एग्जाम में कि आप लोग को उदाहरण बताए ना, उस पर उसी पर आप लोग को सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा किधर गया, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग गुणा होता है। उसके बाद खींची हुई रबड़ या खींचा हुआ धनुष या खींची हुई कमानी में भंडारित जो होगी स्थितिज ऊर्जा होगी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है के ई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है के ई बराबर यानी 1/2 mv²। यहाँ से आपको 2-3 सवाल फिक्स है। जब हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब हमारा चाल गति बढ़ेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जब हमारा वेग बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, जब हम द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2 गुना कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा तो समान रहेगा। नेक्स्ट आधा हो जाता है, शायद बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जब हम वेग को 2 गुना कर दें तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है 2 गुना हो जाती है, जब हम वेग को 4 गुना कर दें तो 8 गुना हो जाता है, यानी वेग के स्थान पर आप लोग रखते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो हमारा डायनोमा होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो हमारा विद्युत ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो होता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को सीधे यांत्रिक में ले जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फ्यूज का तार होता है, जो फ्यूज होता है उसका जो तार होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, क्योंकि गले न और उसका प्रतिरोध भी क्या हो, उच्च हो, इसीलिए फ्यूज का तार होता है, ऐसा बनाया जाता है। हीटर का तार बना होता है, जो हमारा हीटर का तार है बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ये जो टंगस्टन का ताप होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है, तो पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को हमारा आकाश कैसा दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है वह नर्म लोहे का बना होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, बैगनी रंग का, क्योंकि जब हमारा तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटता है, और अपवर्तनांक बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य घटता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। तो सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है किसका, बैगनी का। क्या होगा, बैगनी का सबसे अधिक अपवर्तनांक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इधर देखेंगे हम लोग, हमारा अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होगा, तो लाल रंग का होगा। अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर में। समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापी जाती है, और गहराई पूछेगा तो फायदोमीटर, फान के लोग गहराई को ढकता है,
याद करने का ट्रिक है, गहराई को लोग क्या करता है तो फान करके उसको डाल देता है फाइदोमीटर, और समुद्र की दूरी क्या होता है नॉटिकल। नॉटिकल मील है, अब ना चलिए ना 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 अब ना चलिए हमारे से दूरी है बहुत दूर आगे, तो दूरी मापेंगे ना 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 नॉटिकल मील में, जो हमारे समुद्र की दूरी मापे नॉटिकल मील में। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक होता है, जो हमारा कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, क्योंकि जो हमारी मूल राशियाँ होती है 6 होती है, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो हमारी 6 मूल राशियाँ होती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, जो हमारा प्रकाश का रंग होता है यह तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है कि प्रकाश रंग ऐसा होगा वैसा होगा। नेक्स्ट है हमारा तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लाल का और सबसे कम बैगनी रंग का, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होगा। अगर यहीं प्रकीर्णन पूछ लिया तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। यहीं अपवर्तनांक पूछ ले तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है, वहीं 3 गुण है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो प्रकाश का रंग होता है तरंगदैर्ध्य पर निर्भर होता है, तो निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश की तरंग बोले तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको बोले लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर साहब ने, प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर साहब ने। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है ओम। आप लोग देखिए प्रतिरोधक का सूत्र लिख करके दिखाते हैं, जो हमारा आर होता है रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है ओम। रो बराबर R/L, जो हमारा प्रतिरोध होता है विद्युत धारा विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध बोलते हैं। विद्युत धारा और छोड़िए इसको, जो हमारा प्रतिरोध होता है विद्युत विभव और विद्युत धारा का अनुपात, क्योंकि जो ओम का नियम था V बराबर आई आर, अगर आप यहाँ से R निकालिएगा तो V गुणनफल में तो बटा में जाएगा डिवाइड में, तो R जो होता है विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात होता है, तो इसका जो SI मात्रक बन जाता है ओम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है विद्युत विभव का ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है ओम होता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है ओम होता है। जो हमारा प्रतिरोधकता होता है इसको बोलते हैं, इस तरह बनाता है, जो प्रतिरोधकता होता है RA/L, जो इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है ओम मीटर। हमारा प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है ओम मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। देखिए इससे भी सूत्र लिख देते हैं इसका भी, जो हमारे लेंस की क्षमता होती है यानी P पावर क्षमता यानी पावर P, जो इसकी क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो हमारे लेंस की जो हमारा पावर यानी लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो SI मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स, SI मात्रक क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, और मात्रक इसका मीटर इनवर्स। देखिए यहाँ से जो हमारा लेंस है इसका ऐसे मतलब डायोप्टर होता है। क्या होता है इसका ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। जो हमारी लेंस की क्षमता होती है उसका ऐसे मतलब डायोप्टर होता है। 1 डायोप्टर बराबर लिख देता है 1 मीटर इनवर्स। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, क्योंकि जब इसको मीटर मापेंगे तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि इतना फोकस दूरी है जी, जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो इसको कैसे करेंगे 100/f। इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा P बराबर 100/f, जब हमारी फोकस दूरी किस में हो सेंटीमीटर में हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्या बोलेंगे लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का क्या होता है
जैसे लेंस की क्षमता कोई पूछेगा परिभाषा तो बोलेगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बताता है, P बराबर 1/f। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि हमारी आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन, लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा। देखिए रेड जो हमारा प्राथमिक रंग होता है 3 होता है, रेड, उसके बाद ब्लू यानी कि क्या, लाल, ब्लू और हरा। आरबीजी, आरबीजी से याद कर लीजिएगा, आरबीजी रेड, ब्लू और हरा, यानी कि लाल, नीला और हरा। उसको कैसे कैसे भी दे देता है सीक्वेंस में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्राथमिक रंग होता है, हो गया। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जो है ना, इसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, मायोपिया। जो हमारा मायोपिया होता है यह अवतल लेंस इसमें उपयोग होता है, जो इसको जिस वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, नहीं दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु दिखाई दे, उसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फोकस दूरी होती है बहुत लंबा हो जाती है, और तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, अवतल लेंस है। जो हमारा नेक्स्ट होता है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग होता है। जो हमारा दीर्घ दृष्टि दोष कैसे बोलेंगे, कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु न दिखाई दे परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, उसको ऐसे दोष को बोलेंगे दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश किस रूप में संचरित होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी प्रकाश का तरंग परिसर कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है वो इन्वर्स होता है चाल के। तो जितना प्रकाश का अपवर्तनांक होगा अधिक होगा उतना प्रकाश की चाल कम होगी। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछे तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, क्योंकि वह उसके समानुपाती होता है। नहीं पढ़े अपवर्तनांक बराबर किसी माध्यम प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है सबसे ज़्यादा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इधर देखते हैं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अब हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। देखिए मान लीजिए हमारा जो बादल हो गया बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब हो गया, जब हमारा एकाएक ही नीचे गिरने लगे एकाएक, तो हमारा आंधी तूफान आने लगता है। जब ये धीरे धीरे गिरे प्रदर्शित करे तो वर्षा होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे तो हमारा दिन साफ हो जाएगा, तो दिन साफ रहने लगता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बराबर हो जाता है। तो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल का समान मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ये बराबर होता है दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। आवृत्ति एवं आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी, ठोस में। और ध्वनि की चाल न्यूनतम किस में होगी, तो गैस में, क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच का आंतरिक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है गैस का, इसका दूरी दूरी पर होता है सब कण जो होता है इसका, इसीलिए सबसे कम होती है इसका ध्वनि। जो हमारा ठोस होता है उसमें गैस के अणुओं के मध्य दूरी बहुत नहीं के बराबर होती है, एकदम निकटता से अपने में होते हैं,
वो सब बंधे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ध्वनि तरंग, ध्वनि की चाल गैसों में ध्वनि तरंग होती है। तो जो ध्वनि देखिए धो 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 आ रहा है ना, ध्वनि में धो आ रहा है ना, तो जो ध्वनि की तरंग होती है कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल मापते हैं। और एक होता है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, या बोले तो 760 मीटर प्रति सेकेंड, या 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। देखिए ध्वनि में धुआ रहा है अब, तो इसीलिए अनुदैर्ध्य। और जो प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड या 760 मील प्रति सेकेंड। आप लोग सीक्वेंस मत गड़बड़ाइएगा, हम आप जो आ रहे हैं माइंड में बोलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करेगा? तो आवृत्ति पर, क्योंकि जिसका आवृत्ति जितना अधिक होता है जिसका आवृत्ति जितना अधिक होता है उसका आवाज़ कितना क्या होता है? पतली होता है, ध्वनि उसकी पतली होती जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने से उसका तारतम्य क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि जो ध्वनि की आवृत्ति है तारतम्य पर निर्भर करती है। अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि किस प्रकार होती है? तो जिसका जितना अधिक आवृत्ति होगा उसका जो आवाज़ होगा उतना ही पतला होगा। जैसे महिलाओं की जो आवाज़ होती है पतली होती है, इसका कारण होता है कि उनमें आवृत्ति अधिक होती है और तारतम्य कम होता है। तारतम्य अधिक पाया जाता है। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारतम्य कम होगा। जैसे पुरुषों का जो तारतम्य होता है कम होता है आवृत्ति, इसीलिए इनका आवाज़ मोटा होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कम आवृत्ति वाले ध्वनि की आवाज़ किस प्रकार की होती है? मोटी होगी। और अधिक आवृत्ति वाले का तारतम्य कैसा होगा? तो अधिक होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे यदि मैक संख्या 1 हो तो इसका अर्थ होगा कि ध्वनि के चाल के बराबर हो जाएगी। यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो इसका अर्थ होगा कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल क्या होगी? बराबर हो जाएगी। यदि मैक संख्या का मान 2 हो तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल दोगुनी हो जाएगी। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाएगी। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या होगी? तो पराध्वनिक होगी। अगला प्रश्न है यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल क्या कहलाएगी? अति प्राध्वनिक। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए तो वो तो अति प्राध्वनिक हो जाएगी। और वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको बोले तो 760 मील प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने लगे तो ऐसे यंत्र को हम बोलेंगे माइक्रोफोन। मान लीजिए जब कोई वस्तु पानी के अंदर है तो उसको रिकॉर्ड करना है तो किस यंत्र से करेंगे? तो हाइड्रोफोन। किसी पानी के अंदर ध्वनि का रिकॉर्ड करना हो तो आप लोग किसका उपयोग करेंगे? हाइड्रोफोन का। और ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने के लिए मेगाफोन। 1 मेगा बराबर 1 गीगा बराबर, याद कर लीजिएगा सब। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर से। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर से। नेक्स्ट है कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 1/10 सेकंड रहता है। कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। हमारे और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए सुनने के लिए? 17 मीटर या 16 मीटर की। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया था? टेप रिकॉर्ड, ये आप लोग पढ़ा चुके हैं। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 60 डेसिबल। जब हमारा 80 से ज़्यादा होता है 75 से तो हमारे लिए हानिकारक होता है। 120 तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है डेसिबल। तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए 40 से 60 डेसिबल। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क बर्फ में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के तरंगों के समान होती है? तो अश्रव्य तरंगे। हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है? तो अश्रव्य तरंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। निश्चित है, जब आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे
तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो हमारे हृदय की आवृत्ति होती है वह अवस्रव्य तरंगों के यंत्रों द्वारा समान होती है उसके। अब मान लीजिए जब दूध से क्रीम निकालते हैं तो उस पर जो दूध का घनत्व होगा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 से 16 मीटर होनी चाहिए, यानी 17 मीटर। अस्थायी के लिए नर्म लोहा और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का होना चाहिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात के लिए कहता है। तो देखिए आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो में हमसे क्या गलती हो रही है, इसमें क्या सुधार चाहिए। तो हम अगले वीडियो में उसको अपना सुधार को देखते हुए और वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या कैसा कंटेंट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हमारा एग्ज़ाम का डेट शायद मार्च में होगा, आप लोग कन्फर्म रहिए कि मार्च में एग्ज़ाम इसका होगा। तो या फरवरी के लास्ट वीक तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।